पुणे में कल राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित किया, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि उनके कार्यक्रम में सिर्फ महिलाएं थी। राहुल गांधी ने यहां सिर्फ महिलाओं की समस्या पर बात की, उनके सम्मान का मुद्दा उठाया। ऐसा आखिर क्यों? दरअसल राहुल गांधी के पिछले कार्यक्रम में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लेकर फूहड़ मजाक किया गया था, जिसके बाद उनकी और कांग्रेस की जबरदस्त फजीहत हुई थी। महिला सम्मान को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठने लगे थे। यही वजह है कि कल पुणे में राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ महिला सम्मान की बात की। उन्होंने मनुस्मृति का भी जिक्र किया और कहा कि जन्म के बाद से महिलाएं पिता, पति और बेटे पर डिपेंड रहती हैं। उनकी पहचान को मर्दों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन स्त्री की अपनी भी पहचान होती है। वो पुरुषों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है और काबिल भी। मतलब जेनजी यानी यूथ को साध रहे राहुल गांधी अब महिलाओं पर भी फोकस करके एक नया MY समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. अब राहुल गांधी सिर्फ महिलाओं से मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याओं की बातें कर रहे थे। और देखिए नेहा भी उनकी मंच पर नजर आ रही हैं, वो भी अपनी आप बीती बता रही थी। ये बता रही थी कि कैसे सरकार के खिलाफ बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चुनकर राहुल गांधी स्टेज पर बुलाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश कर रहे थे। अब हर्षवर्धन जी, जो पिछले कार्यक्रम में गलती कांग्रेस से हो गई और एक मजाक भारी पड़ गया उन पर, वो फूहड़ मजाक भारी पड़ गया, क्या महिलाओं को मंच पर लाकर और सिर्फ महिलाओं को कार्यक्रम में बुलाकर मेकओवर करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि राहुल गांधी को सचमुच थोड़ा सा भारत जानना चाहिए, और ये विदेश की नज़र से, विदेश की दृष्टि से भारत को देखने का यही सब नुकसान होगा। वरना वो गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, शत्रुपा और वो सब छोड़ दीजिए, अहिल्याबाई होलकर पे तो आज भी चर्चा होती रहती है, रानी लक्ष्मीबाई पे आज भी चर्चा होती रहती है। और जब राजशाही हुआ करती तब भी राजमाताएं कितनी शक्तिशाली हुआ करती थी, उसका उदाहरण उनको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मतलब अगर सिर्फ वो पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या आज किसी को पता है कि जैक डोर्सी कहां है? जैक डोर्सी आए थे और तब वो ट्विटर के हेड हुआ करते थे। एक पोस्टर उन्होंने पकड़ा था जिसपे अंग्रेजी में लिखा था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। अब राहुल गांधी ने वही पोस्टर पकड़ा है। जैक डोर्सी समाप्त हो गए, कोई वेंचर शुरू किया था ट्विटर के बाद, उन्होंने वो खत्म हो गए। राहुल जी की गति भी अब मुझे वही होती हुई दिख रही है। जिस देश में बाकायदा विदुषियों से लेकर, साध्वियों से लेकर, राज परंपरा में शासक महिलाओं से लेकर, वहां आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, और महिलाओं को अधिकार नहीं था तो इंदिरा गांधी को इस देश ने प्रधानमंत्री तब स्वीकार कर लिया था जब दुनिया के कई देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। जब आप कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, तो हमारे देश में महिलाएं खुद से कैसे तय करती हैं, इसका उदाहरण घर में, परिवार में, आसपास में मिलता है। लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि आपकी माताजी इटली के उस पुरुष पितृसत्तात्मक समाज से आई हुई हैं जहां सब कुछ पुत्र को देने की परंपरा है। मैंने बहुत पहले थोड़ा इटली के समाज के बारे में अध्ययन किया तो पता चला कि भारत तो बदनाम है, वहां पर पूरी तरह से सब कुछ पुरुष होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। और वो सोनिया जी के मन मस्तिष्क में ऐसा धंसा हुआ है कि प्रियंका जी को इतना लंबा वक्त लग गया राजनीति में आने में भी, सांसद की कुर्सी नहीं मिली, टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से उनको। और जब प्रियंका चाह रही थी कि उनको रायबरेली से टिकट मिले, वो अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाए, तो ना, वहां तो पुत्र खड़ा हो गया। हार कर अमेठी से जो वायनाड गए थे वो लौट कर रायबरेली आ गए। सोचिए जरा, कौन सा है पितृसत्तात्मक समाज। और अभी राहुल गांधी की पार्टी की कांग्रेस में कर्नाटक में सरकार है। कर्नाटक की सरकार में नॉट अ सिंगल वीमेन मिनिस्टर, ये राहुल गांधी हैं। कर्नाटक की सरकार में
एक भी महिला मंत्री नहीं है। चलिए ब्राह्मण मंत्री ना होना ये उनका अपना है, ब्राह्मणों से दुराव हो, जो कुछ भी हो वो उनका अपना है, लेकिन महिलाओं से दुराव एक भी महिला मंत्री नहीं बना पाए। यह सचमुच चिंता की बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने इस देश को पहला महिला प्रधानमंत्री जिस पार्टी से निकल कर आई, उसका एक विरासत को संभालने वाला ऐसी बात कर रहा। और जहां तक रही मनुस्मृति की बात, मैंने तो मनुस्मृति पूरी पढ़ी और मैं उसको बताता हूं कि मेरे ख्याल से अब तो 5 वर्ष हो गए होंगे पढ़े हुए उसको। इतना मनुस्मृति मैंने सुना कि मैंने कहा पढ़ लूं, हालांकि कौन सा वर्जन मैंने पढ़ा मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि उसके भी कई वर्जन बने। अब मनुस्मृति अगर कह रहे हैं तो मनु वाली किसके पास असली वाली रखी होगी, पहले तो यही बताएं। वो तो अंग्रेजों ने अलग अलग हिसाब से किया, लेकिन उसी मनुस्मृति में जिसको आज भी जानते हैं उसमें लिखा हुआ है यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और उस मनुस्मृति में बाकायदा स्त्रियों के अधिकार भी हैं, और कहीं नहीं लिखा है कि किसी की संपत्ति है, कहीं नहीं लिखा है किसी की संपत्ति है, लेकिन इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। और क्या मनुस्मृति से देश चलता है? क्या मनुस्मृति के आधार पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है? नहीं, भारत के संविधान के आधार पर है। तो अभी तक तो वो संविधान कर रहे थे, अचानक वो मनुस्मृति बताने लगे, लड़कियों के सामने आते। वहां जो लड़कियां आई थी, बड़ा विचित्र मुझे तो लगा, मैंने देखा मंच को, और वो वाला अगर हो तो दिखाना चाहिए वीडियो। एक लड़की कह रही मुझको निकलने में दिक्कत होती है, क्या वो दुपट्टा या स्कार्फ या कुछ लगा के चलना पड़ता है, और बगल में एक पूरा पहने हुए खड़ी हुई हिजाब पहने। आप सोचिए नहीं जरा, यही लोग हैं जो कर्नाटक में कह रहे थे नहीं हिजाब होना चाहिए, यानी मुसलमान लड़की को आप हिजाब में रखेंगे। चलिए आपकी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, आप हिंदू धर्म के अलावा कहीं और टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये तो लोगों को दिख रहा है ना भाई। कहां हिंदू परंपरा में कौन किस जगह पर किस स्त्री को बांध लेने की किसी की क्षमता है? और अगर अपने घर परिवार से राहुल गांधी शुरू कर दे, ऐसे प्रियंका जी बोल रही होती तो आज शायद अच्छा लगता। प्रियंका जी कह रही होती कि नहीं देखिए हमारे घर में हमको अधिकार मिला, हमारा भाई राहुल उसने कहा है कि अब तो हम घर का काम देखेंगे, अब हम खाना पीना बनाएंगे, घर के दूसरे काम करेंगे, अपने भांजे भांजियों को घुमाने ले जाएंगे, और प्रियंका जी राजनीति करेंगे। क्या सुंदर होता, मतलब लगता कि हां उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। लेकिन ये कुल मिलाकर प्योर जो डिवीजिव कम्युनिस्ट माइंडसेट होता है, जो भारत के परिवार हिंदू परंपरा को ध्वस्त करना चाहता है, उस पर राहुल गांधी बात कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, जैक डोरसी गायब हो गया, अब राहुल गांधी के इररिलेवेंट होने का समय आ गया। यानी मुद्दा तो उठा रहे हैं समीर जी, एमवाई का एक समीकरण तो बना रहे हैं, यूथ को पहले साधने की कोशिश की, अब महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे महिलाओं की बात करनी है, वाकई में महिलाओं को कैसे एम्पावर्ड करना है, कैसे उनका सशक्तिकरण करना है, ये शायद राहुल गांधी इस मंच से नहीं बता पा रहे। देखिए राहुल गांधी कल पूना में थे और महाराष्ट्र में थे। कितना अच्छा होता अगर राहुल गांधी कल पूना में जब महिलाओं को संबोधित कर रहे थे और उसी मंच से अगर वो सावित्रीबाई फुले का जिक्र करते हैं कि उसी सावित्रीबाई फुले ने उसी पुणे के अंदर महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1800 सदी में खोल दिया था, महिलाओं के शिक्षा के लिए। इतनी जागरूक, इतनी समाज सुधारक महिला उस समय सावित्रीबाई फुले थी। उसी समय अगर राहुल गांधी वहां से ताराबाई शिंदे जी का जिक्र करते थे कि जो बहुत बड़ी सोशल वर्कर रही और जिन्होंने महिलाओं के अधिकारी के लिए उस समय काम कर दिया था, कितना अच्छा होता है राहुल गांधी का तमाम महिला सुधारक जो रही है देश की, जिन्होंने अंग्रेजों के आने के पहले से सुधार करते रहे और तमाम अंग्रेजों के शासन के दौरान भी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, समाज में तमाम कुरीतियों को खत्म करने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी अगर उनका जिक्र करते हैं तो लगता है कि राहुल गांधी महिलाओं को बता रहे हैं कि भाई आपकी पूर्वज महिलाओं ने जो क्रांतिकारी कदम उठाए, समाज सुधार करने के लिए काम उठाए, आप उन लोगों को देखिए। भारत की महिलाएं इतनी शक्तिशाली रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सिर्फ एक अपना नैरेटिव लेकर चलना था और उसमें उन्होंने अपने तरीके से मनुस्मृति को कोट करने का काम किया है। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी इस बात का भी अगर जिक्र करते थे कि भाई पंडित रमाबाई जो इतने संस्कृत की बड़ी पढ़ी लिखी थी, उस समय उसने संस्कृत के विद्यालय और उसको सरस्वती का सम्मान मिला, उसका जिक्र करते थे। आनंदीबाई गोपालराव जोशी का जिक्र करते, जो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, वो भी महाराष्ट्र थी, उसका राहुल गांधी जिक्र करते। तो राहुल गांधी का बहुत हिंदू फोबिया जिसे कहते हैं कि वो है कि किसी भी तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथों को अपमानित गलत बताओ, हिंदू देवी देवताओं को अपमान करो, हिंदुओं को कमतर बताने की कोशिश करो और किसी भी तरीके से किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में, चाहे वो मनुस्मृति हो या किसी में कोई ऐसा लिखा है, उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करो। किसी धर्म ग्रंथ में कोई अच्छा लिखा है, राहुल गांधी को वो नजर नहीं आता। राहुल गांधी की राजनीति है किसी भी तरीके से हिंदू फोबिया से पीड़ित राहुल गांधी हमेशा हिंदू धर्म को अपमान करने का काम करते हैं, नए नए रास्ते उसके लिए वो निकालते रहते हैं। और मनुस्मृति को लेकर दिया गया बयान भी मैं उसी दृष्टिकोण से देखता हूं कि उन्होंने उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए
उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इससे राहुल गांधी के लिहाज से समझे, कांग्रेस के लिहाज से समझे विजय त्रिवेदी जी, तो ये कार्यक्रम कितना जरूरी था राहुल के लिए? राहुल के लिए ज़रूरी भी था और अच्छा भी था मेरे हिसाब से। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इंटरेक्शन करने में क्या बुराई है? अच्छी बात है, कर रहे हैं। सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है, नौजवान है। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कि पुणे जो है एक एजुकेशनल हब है महाराष्ट्र का, तो महिलाओं के साथ बात करना, बच्चियों के साथ बात करना, और ये उसका कॉम्पनसेशन भी था जिसका आपने जिक्र किया कि पिछली बार मेलोनी को लेकर जो गुफअप हो गया था या जो भी किया गया था, फुहड़पन किया गया था, जिसे हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो उसके लिए भी एक बात ज़रूरी थी, तो वो कर रहे हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि यदि वो गूंज कर रहे हैं तो हर 2-3 गूंज में या हर ऑल्टरनेट गूंज महिलाओं के साथ करें, लड़कियों के साथ करें, क्योंकि 50% है। बताएं लोगों को कि भाई हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ बात करनी चाहिए। जहाँ तक मनुस्मृति का जिक्र करते हैं, हम लोग बार बार कर लेते हैं क्योंकि केवल खबर के लिए। बाकी हिंदुस्तान में कौन मनुस्मृति को यूज़ कर रहा है या क्या बात हो रही है या किसके घर में? हर्षवर्धन जी के घर में रखी, उन्होंने पढ़ लिया, क्या मनुस्मृति से चला रहे हैं क्या वो घर? नहीं चला रहे। तो फिर उनके घर में तो 2-2 बेटियां, दोनों से मिल लेना, एक बार राहुल जी को मिलाना। क्यों सर? तो मनुस्मृति को बेवजह गाली देना, मैं उसको न सपोर्ट कर रहा हूँ न कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो इशू ही नहीं है। क्या हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्या हिंदू समाज उस पर काम कर रहा है? नहीं कर। और स्मृतिज को समझना चाहिए, स्मृतिज होती है समयानुकूल। एक समय कालखंड के लिए जो काम होता है वो होता है, और हर वक्त में एक कालखंड में एक समाज अलग तरीके से सोचता है। यदि आज भी आप सती प्रथा पर गाली देना चाहते हैं हिंदुओं को तो दे लीजिए, क्यों? तो इसलिए कालखंड होता है। स्मृति को उनको समझना चाहिए कि स्मृति होती क्या है पहले, ठीक है, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन ये कहना कि हम यदि सारी विदुषियों का जिक्र करें, ये अच्छी बात कही समीर जी ने भी कि भाई सावित्री फुले का बात वहाँ पर करते, और वहाँ से तो वो अपनी तरफ से भी कहते, प्रतिभा पाटिल को वहीं से भेजा महाराष्ट्र से उन्होंने राष्ट्रपति बनाकर, ठीक है, सरोजनी नायडू हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन ये एक पक्ष है इसका कि हमारे पास बहुत महिला नायक है, महिला विदुषी हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि महिलाओं की स्थिति को क्या आप यत्र नारस्ते की तरह से देखते हैं समाज में? नहीं है। क्या उतनी आज़ादी मिली हुई है? वो भी नहीं मिली हुई है। बहुत सेलेक्टिव तरीके से हम आज़ादी देते हैं, सेलेक्टिव तरीके से चलते हैं। और देते का मतलब, यदि हम ये कह भी रहे हैं कि भाई हम दे रहे हैं, तो यही अपने आप में एक, मैं इसको वो फंडामेंटल वो मानता हूँ, ब्लॉक। यदि आप ये कहें कि भाई हम अपनी पत्नी को आज़ादी देते हैं, वो जो मर्जी होती है वो करती हैं, प्रोफेशन कर रही हैं, ये कर रही हैं, बेटियाँ ये कर रही हैं, तो वो भी तो एक ब्लॉक है ना, कि उस तरह से आज़ादी दे। तो अभी उस आज़ादी के लिए, उस ताकत के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम होना है, और वो सबको करना है, और सब लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे, या और जो पार्टी के लोग हैं, दुनिया भर के लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि अभी उस तरह की आज़ादी, उस तरह की ताकत महिलाओं के पास नहीं है। ठीक है, और ये केवल नाम गिना देने से पूरा समाज उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आधी आबादी में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं आधी आबादी एक बड़ा वोट विंग है, यहां से अगर उनको समर्थन मिलता है तो उनकी जो राजनीति धीरे धीरे करके हाशिए पर चली गई, उसे फिर से ऊपर लाया जा सकता है। अब देखिए, राहुल गांधी अपने नए वोटों को जोड़ रहे हैं, तो मोदी भी फुल एक्टिव मोड में हैं। उनका भी फोकस जेनजी है, मोदी मिशन मोड पर हैं। कल रात 12 बजे तक उन्होंने बीजेपी के नए पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। जेनजी को कैसे साध लिया जाए, इस पर बारीकी से बात हुई। करीब 4.25 घंटे तक मोदी नितिन नवीन की टीम से बातचीत करते रहे। 2027 में यूपी, पंजाब, गोवा, गुजरात, मणिपुर समेत 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। 2029 में लोकसभा चुनाव भी होना है। जेनजी इन चुनावों में सबसे बड़ा और असरदार वोट बैंक है, लिहाजा मोदी ने जेनजी को करीब लाने का पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में टीम भी बना दी गई है, जो जेनजी से जुड़ने की प्लानिंग पर डेडिकेटेड होकर काम करेगी। बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में कल मोदी ने ये मंत्र दिया, और ये मीटिंग आज भी जारी है। मतलब मैसेज क्लियर है, 27 हो या 29, बीजेपी कोई सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और बीते कई दिनों में जो मुश्किलें राहुल जी आई हैं बीजेपी के सामने, चाहे वो जेनजी की हम बात कर लें या ये नया इशू अब आरक्षण का खड़ा हो रहा है, इन तमाम मसलों पर अपनी टीम को प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं कि कैसे जाकर जेनजी को समझाना है और इस वोटर को कैसे साधना है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक साबित होगा आने वाले चुनावों में। बिल्कुल सही बात है। देखिए, 30% जो पॉपुलेशन है उसको आपको जो है अपने साथ लेना है। वो पॉपुलेशन जो न्यूज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं है या उसको उस तरह से देखती नहीं है,
या जो जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, वो अलग अलग चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है। और क्या जो प्रेजेंट बीजेपी की टीम है या बीजेपी का जो सिस्टम है या सोशल मीडिया का भी जो जिसके ज़रिए जेंजी जो है बहुत सारा कंटेंट जो है वो मतलब खुद देखता है या फिर उसको कंज्यूम करता है, वो टीम क्या उसके लिए तैयार है, ये सब चीज़ें देखने वाली बात है। क्योंकि अभी भी जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सोशल मीडिया कनेक्ट करने वाली टीम है वो कहीं ना कहीं लैकिंग थी। ये भी हमें समझ आता है कि वो उस तरह से जो है वो नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाए, या जो नैरेटिव बनाया जा रहा था उसको सही ढंग से जो है वो लोग दूसरे लोगों के सामने अपना जो पक्ष है नहीं रख पाए। तो ये एक हमें दिखाई देता है कि किस तरह से वो डिस्कनेक्ट है। अब उसको सुधारने की कोशिश जो नई टीम आई है बीजेपी की, जिसमें सोशल मीडिया की टीम को तो पूरी तरह से ही आपने चेंज कर दिया गया है, तो वो क्या इस तरह की चीज़ें कर पाएंगे। खुद प्रधानमंत्री ने उसमें लीड ली है, वो जो है अलग अलग सोशल मीडिया पर नए नई तरीके से लोगों से संवाद बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश है कि जेंजी के सामने जो है बीजेपी जो है एक ऐसा फेस रखे जिसमें वो ये दिखाएं कि वो जो ये यंग जनरेशन है उसके साथ हैं, उनके कंसर्न्स को समझते हैं और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात जो है अब बीजेपी के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, जब जिस तरह का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जिस तरह से जो जेंजी है या फिर यंग लोग हैं उनका जिस तरह से डिसइल्यूजनमेंट मैं उसे कहूँगा वो हुआ, उसको देखते हुए बीजेपी के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो इस यंग जनरेशन के साथ संवाद बढ़ाए। ठीक है, ये चुनौती बीजेपी के सामने है। एक ऐसी चुनौती की आइए बात करते हैं जो पूरे सिस्टम के सामने है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पेपर लीक के माफिया कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सिस्टम डाल डाल पेपर माफिया पात पात, ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एंडोस्कोपिक कैमरे से पेपर लीक की ऐसी तकनीक भी विकसित की जा सकती है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड दुर्ग के कॉलेज का प्रोफेसर है जिसने एंडोस्कोपिक कैमरे का इस्तेमाल कर पेपर लीक किया है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड दुर्ग के भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज दुर्ग का प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया है। सोन केसरिया ने पहले एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से प्रश्न पत्र लीक किया, फिर इसे छात्रों को 11 से 12 हजार रुपए में बेचा। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस केस को सुलझा लिया और प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बाकी 5 आरोपी भी भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए 100 से ज्यादा जवानों की टीम बनाई थी। इस टीम ने केस को सुलझाते हुए 6 मोबाइल, 11 हजार रुपए समेत पेपर लीक में इस्तेमाल सामान जब्त किए हैं। साथ ही सुई, सुजा, कॉपी, फेविकॉल और वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी बरामद कर ली गई है। अब सोचिए पेपर माफिया कितने शातिर हैं। अब सिस्टम कहां पर काम करे, कहां पर इसको दुरुस्त करे, इस खबर को देखकर ये सवाल उठने लाजमी है। एंडोस्कोपिक जिसके लिए आप शरीर के अंदर अंगों को जांचते हैं, शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको जांचते हैं, उस कैमरे का इस्तेमाल किया गया है पेपर लीक करने के लिए। और जो जानकारी है हर्षवर्धन जी के लिफाफे पे बहुत शातिर तरीके से बारीक सुई से पहले छेद किया गया और फिर एंडोस्कोपिक कैमरे का इस्तेमाल करके पेपर लीक कर दिया गया। अब कहां तक सिस्टम पहुंचेगा और कैसे दुरुस्त होंगी ये समस्याएं? नहीं, सचमुच ये कभी कभी लगता है ना कि हम भारत के लोग कितने प्रतिभाशाली हैं, लेकिन हम भारत के लोग भारत में यही प्रतिभा दिखा रहे हैं। हम भारत के लोग जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाते हैं तो ऐसे ऐसे नवाचार करते हैं, ऐसे कमाल करते हैं, ऐसी खोज करते हैं, ऐसा शोध करते हैं कि दुनिया हमारे पीछे जाती है। और यहाँ हमने क्या किया, एंडोस्कोपिक कैमरे से प्रश्न पत्र को लीक कर दिया। कमाल ही किया। मतलब सचमुच कमाल है। अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सूझा होगा, कैसे कोई प्रोफेसर, उसका तो मूल काम था कि इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाता कि उसके किसी विद्यार्थी को पेपर लीक जैसी चीज सोचने की आवश्यकता न पड़ती। वो कहता कि हम फलाना प्रोफेसर साहब के शिष्य हैं, सब रट गया है, मन मस्तिष्क में आ गया है, छप गया है, चिन्हित हो गया है, स्कैंड हो गया है। और यहां वो क्या कर रहे हैं, एंडोस्कोपिक कैमरा लगाकर लीक कर रहे हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ऐसे मामलों में ये शिक्षक रहने के योग्य नहीं है। बाकी कानूनी कार्रवाई आप करते रहिए, लेकिन तत्काल प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को शिक्षक के दायित्व से पूरी तरह से मुक्त कर दीजिए।
इसमें कोई बट नहीं हो सकती है। और पहले भी मैं ये कहता रहा हूं कि एक आपराधिक तरीका होता है कि उसमें आप लीक कराते हैं, वो सब उनको पकड़िए, उनको कानूनी जो भी 10 साल 20 साल भेजना हो। शिक्षक पकड़ा जाए तो दोबारा कभी गलती से भी पेन पेपर न उठा पाए, कॉपी पुस्तक न उठा पाए, इसका इंतजाम करिए। उसको ये डर होना चाहिए, सबसे प्रतिष्ठित जो काम है उसको इस तरह से उसमें गंदगी करने वालों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता विजय जी कि एंडोस्कोपिक कैमरा जिसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं, जिसका इस्तेमाल अब अपने शरीर की जांच के लिए करते हैं, उस कैमरे का इस्तेमाल पेपर लीक में कर दिया जाएगा और इतनी शातिराना तरीके से किया जाएगा कि कानो कान किसी को खबर भी ना हो। लिफाफे पे एक बारीक सुराख कौन ही देखता है, वो बारीक सुराख काम आ गया पेपर लीक कराने के लिए। नहीं, जो हर्ष जी ने बोला ना, उसमें मैं केवल एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मतलब इसमें शर्मिंदगी से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं कि, और कोई भी सरकार भी हो, मान लो फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बार और इस्तीफा दिलवा लीजिए तो क्या हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से, इसलिए वो कहते हैं कि ताले कितने भी बना लीजिए, चोरों के लिए तो बनते ही नहीं ताले। चोर ताले जो हैं शरीफ लोगों के लिए बनाए जाते हैं। वो वाली कहावत यहाँ पर साबित होती, समझ नहीं आता। वो सही बात कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स को तो मतलब आगे ज़िंदगी में कभी इस प्रोफेशन में ना रहें, वो ज़्यादा काम होना चाहिए। कानून जो कर रहा है वो तो उसको करे ही, और इतनी मेहनत तो बच्चों को पढ़ाने में कर देते हैं, इतना दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग इसमें लगाया उसकी बजाय। लेकिन हमारे सिस्टम में इतना ये पार्ट ऑफ करप्शन भी है, और पार्ट ऑफ जो मनी को लेकर, पैसे को लेकर हमारे यहाँ पर जो एक ज़माने में होता था कि हम शिक्षकों को सम्मान के साथ देखते थे, सोचते थे भाई पैसा नहीं है फिर भी उनका सम्मान बहुत है। अब वो उस प्रोफेशन में भी उसी तरह से लग रहा है, मनी को लेकर है। मैं तो समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ मैं तो केवल इस बात को लेकर मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ कि किस समाज में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं नहीं पता। नहीं, इसमें हालांकि आदर्शवादी सी लाइन होगी, लेकिन हम लोग इसके बीच में बात तो करें जब अवसर मिल रहा है। तो समाज ने सम्मान को सम्मान देना बंद कर दिया है। वही, इसलिए मैंने वो बात कही ना किससे, मतलब आप जो सम्मान है, सम्मान क्या है? आप जिस प्रोफेशन में हो वो सबसे अच्छे से करिए। नहीं, आप प्रोफेशन में अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, इससे फर्क नहीं है। अगर आप पैसा कमा लिए तो आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे पत्रकार, अच्छे इंजीनियर, अच्छे नेता, अच्छे जो भी अच्छे हो जाएं। और आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो सामने वाला कहेगा अरे अरे किसी लायक नहीं है। बताइए, पैसा भी नहीं कमा पाया, अच्छा चलो अवसर था तो कमा लेना था, बाद में पछताओगे। मतलब जरा सोचिए आप कैसे। और जब समाज सम्मान नहीं देगा उस प्रोफेशन की, उस अहमियत की किसी भी तरह से, तो फिर जाहिर है कि वो दूसरे रास्ते पर जाते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा प्रोफेसर साहब तो हैं लेकिन उनकी कोठी बड़ी शानदार है। वो बड़ी लंबी वाली गाड़ी में आते हैं। या समाज के किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपने पैमाना बना लिया उसको। तो जब पैमाना पैसे को बना लिया, फिर हम जब ये बात करते हैं तो तब कष्ट होता है जब कोई बच्चा पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर लेता है, किसी माँ बाप को रोना आ जाता है, कोई सड़क पर चीख रहा, तब तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम उसकी बुनियाद नहीं ठीक कर रहे हैं तो जाहिर है फिर जिसको जहां अवसर मिलेगा वो बेईमान बनेगा। जैसे आजकल सिविल सर्विसेज के लिए हो गया, कहने की बात नहीं, मतलब इसको मैं विद सम्मान कह रहा हूँ कि आजकल सिविल सर्विसेज में जाने के लिए लोग कोई टैलेंट या बहुत समाज की सेवा के लिए नहीं, वो सोचते हैं इसमें इतना पैसा आ जाएगा कि बस पैसा कमा लेंगे। सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर फेल्यूर है। लेकिन ये मतलब सरकार को देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी आएगी तो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल होगा तो गलत इस्तेमाल भी होगा। अगर वो व्यक्ति अगर एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करके पेपर लीक करने के उसके पास अगर दिमाग है तो सरकार के पास तो 4 कदम आगे व्यवस्था होना चाहिए कि एक पेपर लीक करने के लिए क्या क्या आदमी इस्तेमाल कर सकता है। तो सरकार का फेल्यूर है ना। सरकार ये कह के नहीं बच सकती कि भाई हमारा दिमाग ही नहीं चला कि वो एंडोस्कोपी का इस्तेमाल कर लेगा और वो सुई से छेद करके वहां से कर लेगा। सरकार को तो फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। भविष्य में नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए लोग नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेपर लीक करते रहेंगे और सरकार हर बार ये कह देगी कि हमसे 2 कदम आगे पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड था, हम क्या करें, उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फेल्योर तो सरकार की है, वो मास्टरमाइंड हमेशा रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इस बार उसने किया, अगली बार कहीं नई टेक्नोलॉजी है कि वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। सरकार को इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था करना पड़ेगी कि भैया आप कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, आप पेपर लीक नहीं कर पाओगे। और समाज के अंदर तो ये लोग रहेंगे, प्रोफेसर हो, पैसों की हाय जो हो गई, ये पैसा कमाने का जो रास्ता बन गया है कि तमाम मार्गों से रास्तों से पैसा कमाना है, ये मानसिकता समाज में हमेशा रहने वाली है। एक आदर्श समाज कभी नहीं रहने वाला है। उनको कितना भी सम्मान दो, सम्मान पाने वाले लोग भी सोसाइटी के अंदर करप्शन करते ही हैं, जो बहुत बड़े पद पे बैठे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को मान के चलना पड़ेगा कि भाई हम जो व्यवस्था बना रहे हैं इसका तोड़ कोई निकाल सकता है और वो ना निकाले उसके लिए जितने भी ऑप्शन है वो सुनिश्चित हमको करने पड़ेंगे। वरना सरकार को हर बार इस तरीके से नई नई घटनाओं से पेपर लीक होने की सामना करना पड़ेगा। नहीं, सरकार को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एंडोस्कोपिक कैमरे का कोई इस्तेमाल कर लेगा, एंडोस्कोपी का इस्तेमाल पेपर लीक के लिए हो जाएगा, ये थोड़ा परेशान करने वाला है। पर उसमें भी ये है ना, मैं समीर जी से एक सहमत हूँ कि आपको तो ये चाहिए था ना कि उस पेपर के जो लिफाफा है उस तक कोई पहुंच ना पाए।
वो पहुंचा होगा तो उसने एंडोस्कोपी से किया होगा ना, वहां तक पहुंचना नहीं, भी वो तो बनाने है। वाला है, नहीं, उनमें- तो उन लोगों उसने में अगर सील कर, अगर बनाने वाला तो उसको वैसे ही प्रश्न याद होंगे, उन लोगों तो में से एंडोस्कोपी है का जो क्यों उसकी करना व्यवस्था था? में थे। मैं कह रहा हूँ अगर उसे बनाने वाला तो फिर खुद ही याद होंगे उसको। खैर, ऐसा कुछ हुआ होगा ना कि उसको ये प्रश्न नहीं पता थे, तभी उसने उस लिफाफे में एंडोस्कोपिक कैमरा डाला। तो मुझे लगता है कि ये समीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तैयारी तो आपको करनी है कि एक जो प्रश्न बने हैं, जो लोगों ने प्रश्न बनाए हैं, वो कहीं उसको ना लीक करें, इसकी तैयारी तो आप ही को करनी नहीं, है। वो समीर जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है बात, मतलब वो तो जिम्मेदारी है ही सरकार की, लेकिन मैं सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। हम तो समाज तो UPSC समाज में क्यों नहीं देखिए, होता? समाज में तो कानून इसीलिए बनाए जाते हैं ना कि समाज ऐसा है, वरना कानूनों की जरूरत नहीं होती अगर आइडियल समाज होता तो। और यूपीएससी में नहीं होता ना, यूपीएससी में क्यों नहीं होता? सर अभी बाकी जगह क्यों होता अभी है? पता नहीं मुझे, अब तो मुझे किसी चीज पर नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ ना। आइडियल समाज नहीं होता है, लेकिन आप लोग जरा ध्यान से सोचिए, ये उस कृषि विश्वविद्यालय का पेपर है, हाँ। वहीं के लोगों ने बनाया बनाया है, होगा, वहीं तो बनाया वहीं की व्यवस्था रही होगी, सील लगा कर रख दिया। अब कोई इतना नीच विचार वाला हो गया कि उसमें एंडोस्कोपी कैमरा लगा कर रहा है, तो इसमें सरकार क्या करेगी भाई? सरकार लापरवाह है, भाई, वो सरकार जहां रखे लापरवाह है, थे, सरकार वहां की पे लापरवाही के पहुंचा पेपर होगा। लीक इस हो रहा है। मामले में मैं फिर कह रहा हूं कि इंतजाम इतने पुख्ता रहे होंगे तभी तो उसको एंडोस्कोपी कैमरे पे जाना पड़ा ना। उसको एंडोस्कोपी कैमरा पे इसलिए जाना पड़ा होगा क्योंकि वो फाड़ नहीं सकता था उसे। हाँ, पकड़ा जाता ना, इसका मतलब सारे इंतजाम वो किए पर वो थे। वहां तक पहुंचा, ये तो बात आप ही को सुनिश्चित करनी थी, ना पहुंचे। सर मैं फिर कह रहा हूं, पहुंचा तो उस व्यवस्था से, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्या कहते हैं उसको कि बिल्कुल मैन कांटेक्ट होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो हो सकता सकता है ना कि वो इंचार्ज ही हो उस सारी व्यवस्था को देखने वाला, लेकिन वो खोल नहीं सकता है, तो और प्रोफेसर है तो निश्चित तौर पर उस व्यवस्था में जुड़ा चलिए, हुआ अब होगा। सरकार कैसे दुरुस्त करेगी इन समस्याओं को? एंडोस्कोपी वाला पेपर लीक तो आ गया, आगे कैसे पेपर लीक ना हो ये सुनिश्चित करेगी, सरकार की जिम्मेदारी।